हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। और पीवाईक्यू सीरीज़ में अगर हम बात करें तो आज है टोटल पीवाईक्यू सीरीज़ का 36 डे। और पॉलिटी का पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 35 ईयर पीवाईक्यूज़। अभी जो चल रहा है वो इकोनॉमी स्टार्ट हुआ है और आज इकोनॉमी का डे 3 है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वो यूपीएससी सीएससी से होता है, सीएपीएफ से होता है, सीडीएस से और स्टेट पीसीएस से। यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। कल हम लोग काफ़ी लंबा क्वेश्चन किए, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया क्योंकि बीच में एक दिन गैप हुआ था, उसके कारण से आज कंटिन्यू करते हैं। आज ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, नेशनल इनकम को ध्यान में रख करके स्टेटमेंट देखो। ठीक है, शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ डिक्लाइन। मतलब अगर नेशनल इनकम की बात करें तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंपोजिशन है वो डिक्लाइन हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन 2016 का है, उस वक्त डिक्लाइन होने का बात होगा क्या? ऐसा नहीं है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली। देखो, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन शार्पली बोल दिया तो थोड़ा सा डाउट, तो थोड़ा सा होल्ड डाउन करते हैं यहाँ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन्ड स्टैटिक। एग्रीकल्चर का शेयर रिमेन्ड स्टैटिक कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो भाई एग्रीकल्चर का भी सेक्टर तो बढ़ेगा ही ना। स्टैटिक कैसे हो सकता है? गलत। द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ डिक्लाइन। सर्विस सेक्टर का शेयर डिक्लाइन बता रहा है भाई, इसी का तो और ज़्यादा अभी ग्रो कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। डिक्लाइन कैसे बता रहे हो? हर चीज़ में तो सर्विस सेक्टर ही ग्रो कर रहा है कि नहीं? तो बच्चों एक ही चीज़ बच गया है, शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज शार्पली। अब ये दिखाता है भाई, अगर राइज़ हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस सेक्टर भाई थोड़े अच्छे से एक्सपैंड हुआ है। शार्पली बोल रहा है तो अच्छे से हुआ है। तो अगर अच्छे से हुआ है तो इसका ग्रेटर पोर्शन, मतलब कि ज़्यादातर पोर्शन हमारा नेशनल इनकम में जा रहा है कि नहीं? ये बात मानते हो कि नहीं? तो ये इसको मारो। यहाँ देखो ना भाई, इन दोनों में कन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं? बी शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज शार्पली, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ डिक्लाइन। डिक्लाइन हो नहीं सकता है, इंक्रीज ही मारेंगे। थोड़ा सा शार्पली बोल करके हम लोग को डाल रहा था, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा था, है कि नहीं? तो सर्विस सेक्टर में जैसे बैंकिंग, मतलब टूरिज़्म हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये सब कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को ये कर रहा है। सर्विस सेक्टर में हर जगह यही सब स्पेयर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, और ये सब स्पेयर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते। इन इंडिया टर्म हॉट मनी इज यूज टू रेफर टू। हॉट मनी का मतलब क्या होता है? करेंसी प्लस रिजर्व विद द आरपीआई, या नेट जीडीआर, या नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हॉट मनी का मतलब यही होता है ना कि भाई हॉट मनी ऐसा मनी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो हो, जो कि हमारे मार्केट में या हमारे ये में क्विकली एंटर कर सके और क्विकली एग्जिस्ट कर सके हमारे फाइनेंशियल मार्केट से, और साथ में हमें शॉर्ट टर्म गेन दे करके चला जाए। ठीक है, और ये जो मनी को है वो हम इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग कि हम इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, बॉन्ड में, और कुछ भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो हॉट मनी उसको कहते हैं, किसको कहते हैं समझ में आ गया? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की भाई क्विकली एंटर और एग्जिट की बात कर रहे हैं ना, तो क्विकली एंटर और एग्जिट फॉरेन से हो रहा है, फॉरेन। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द 5 ईयर प्लान हैड द प्रायोरिटी टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल एंड टू अचीव स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की बात कर रहा है और स्टेबिलिटी अचीव करने की बात कर रहा है। तो ये कौन से प्लान में हुआ था, कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था? ठीक है, तो ये जो हुआ था 4th प्लान में। ठीक है, इसमें सेट किया गया था कि इन्फ्लेशन को भाई अंडर कंट्रोल रखना है और स्टेबिलिटी अचीव करना है हम लोगों को। ठीक है, अपने इकोनॉमिक में एड्रेस क्या करना था कि जो प्राइस राइज हो रहा था
इसी को तो इन्फ्लेशन कह रहे हैं। एक लेवल पे बाद जो ज़्यादा राइज हो जाता है उसी को इन्फ्लेशन करते हैं। तो इसको रोकना है, मेजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, किसी तरीके से, ठीक है। और 5 ईयर प्लान की बात करें तो क्या है कि भाई प्रमोट करना था बैलेंस्ड ग्रोथ को एरिया अक्रॉस वेरियस सेक्टर में, जैसे हो गया एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, सब चीज़ में करना था, है कि नहीं। और एक स्पेसिफिक टारगेट बात करें इस प्लान की तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन और रीजनल डेवलपमेंट, ये सब भी करना था। हम ना पूरा तो प्लान वाला यहाँ से डाले हैं ना, पीछे वाले वीडियो में उसका पिक्चर लगाए हुए हैं, आप सब वहाँ से जा कर के इनका रिवाइज करना है। 127 ये वाला कल क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से हम समझाए हैं वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी को ध्यान में रखना है, एज यूज्ड एज अ मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक। इफिशियंसी को ध्यान में रखो और उसके बाद देखो कि कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है उसके प्रति, ठीक है। इफिशियंसी अकर व्हेन नो पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्क ऑफ। इफिशियंसी तो हम उसी को कहेंगे ना भाई कि भाई हम तो बेटर ऑफ हो रहे हैं लेकिन मेरे बेटर ऑफ होने से किसी का नुकसान ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, है कि नहीं, यही को कहेंगे। और इसी चीज़ को ये जो यहाँ डेफिनेशन कह रहा है इसी चीज़ को सेम तो यही दिखा रहा है, विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स अप, ठीक है। बेटर करना है लेकिन वर्स अप नहीं करना है किसी को। तो इसी को ना इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बोले तो इसी को कहते हैं पैरेटो इफिशियंसी, जहाँ पर ही क्या होता है रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो बहुत ही ऑप्टिमल वे में होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एन इकोनॉमी इज़ क्लियरली इनएफिशिएंट। कोई इकोनॉमी जो होगा पूरी तरीके से दिखेगा कि वो इनएफिशिएंट है अगर इफ़ इट इज़ इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट। कल हम ग्राफ बना रहे थे ऐसे, तो बोल रहे थे कि भाई यहाँ अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, तो या तो रिसोर्सेज सही से यूज़ नहीं हुआ, या तो टाइम हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो अगर इन अंदर काम कर रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट है, वो क्लियरली दिखा रहा है। तो ये बात भी सही है। तो ये कह रहा है कि इनएफिशिएंट होगा जब हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होंगे तब। तो ये बात भी सही है। 1 और 2 कहीं दिख रहा है साथ में क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 और 2 साथ में यही है। आगे पढ़ लो फिर भी। एट अ मिनिमम एंड इफ़िशिएंट इकोनॉमी इज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या बोल रहा है? मिनिमम और इफ़िशिएंट इकोनॉमी कब होगा? भाई मिनिमम और इफ़िशिएंट तभी होगा जब हम जो रिसोर्सेज हैं उसको फुल्ली इस्तेमाल कर ले और इफ़िशिएंटली इस्तेमाल कर ले। पहला स्टेटमेंट यहाँ घुसेड़ो, है कि नहीं? तो ये बात तो सही है। एट मिनिमम सबसे कम पे इफ़िशिएंट इकोनॉमी इज ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये बात भी सही है, ठीक है। द टर्म सच एज द परेटो इफिशियंसी, अभी जो ऊपर हम बोले, ठीक है, परेटो इफिशियंसी, परेटो ऑप्टिमैलिटी एंड एलोकेटिव इफिशियंसी, ऑल एसेंशियल वन एंड द सेम इज टर्न एज द एफिशिएंसी इन द रिसोर्स एलोकेशन। बिल्कुल ये बात अभी भी बताएं कि सेम ही कंसेप्ट है भाई, ये बात करता है इफिशियंसी की किसमें? रिसोर्स एलोकेशन में। तो सारे के सारे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। अब पब्लिक गुड क्या होता है? पब्लिक गुड उसे कहते हैं, पब्लिक गुड ये कह लो, पब्लिक गुड जैसे कि कम्युनिटी कह लो या सर्विस कह लो, जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसको? हम सिटीजन को विदाउट एनी इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट, है कि नहीं? पब्लिक गुड वही तो है भाई। पब्लिक गुड मतलब सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है। सरकार क्या मतलब नेचुरली भी अगर प्रोवाइड हो रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि वही चीज़ पब्लिक गुड समझ गए कि बिना इंटेंशन के। तो इसमें से बोल रहा है नॉट। अब देखो नेशनल डिफेंस भारत सरकार कर रही है प्रोवाइड। क्या इसके प्रोवाइड करने में हम लोगों से कुछ पैसा चार्ज किया जाता है क्या? अब ये मत कहना इनडायरेक्टली कि टैक्स तो देते हैं, वहाँ से जाता ही है, वहीं से में ये नहीं, डायरेक्टली कोई प्रॉफिट गेन किया जा रहा है नहीं। लाइट हाउस, पब्लिक पार्क गवर्नमेंट बनवाती है, वहाँ से नहीं ना। जो भी टैक्सेस हम लोग देते हैं उससे से ये सब मेंटेन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये तो हमें फ्री में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। किया जाता है क्या? प्रोवाइड तो फ्री में नहीं किया जाता है।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिटीजन या हम पीपल कह लो कि हम लोग पेमेंट करते हैं, जितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड होता तो फिर उसे चार्ज नहीं लिया जा सकता था। पब्लिक गुड, उसमें प्रॉफिट जैसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द एम्स टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। इनमें से क्या जो है एम नहीं था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पर्टिकुलर, ये तो था, कितनी बार हम 2-3 दिन में देख रहे हैं, 2-3 दिन में बहुत बार क्वेश्चन में देख चुके हैं ये सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें तो भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पर्टिकुलर इम्पेसिस देना था डेवलपमेंट पे और बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, ये चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब डेवलपमेंट कर रहे हैं बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ का, तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ही तो देगा भाई। इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही ना। अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट। देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एक्सपेंशन था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में रिडक्शन था, इनक्लूडिटी, ये सब था। लेकिन जो सेल्फ सफिशिएंसी कह रहा है फूड ग्रेन में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ये अगर एक्सप्लिसिटली कहें तो नहीं मेंशन था, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, ठीक है। लिस्टेड मेंशन कह लो, लिस्टेड कह लो, ठीक है, ठीक है। इसका जो था, अगर ये जो चीज़ बात कर रहा है तो ये जो चीज़ देखोगे अगर ज़्यादातर, ये तुमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, 5th 5 ईयर प्लान में, 5th, ठीक है, 5th और उससे आगे आसपास में ही होगा, ठीक है। एक्सप्लिसिटली सेकेंड का नहीं था, ठीक है, एक बार चेक करना, ये सेकेंड में तो नहीं। उसके बाद क्या पूछा था, नॉट ही पूछा था ना, हाँ, तो आंसर सी। उसके बाद रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज इनकम्स एंड द वेल्थ एंड द मोर एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, ये हो रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है, तो यही तो हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ तो घटेगा। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, लेकिन तीसरा देखो तो नहीं। अब इनडायरेक्टली मत कहना, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं, क्योंकि एक्जैक्टली हम लोग को यहाँ देखना होता है, अगर क्योंकि मेंशन कर दिया प्लान तो एक्चुअली देखना होता है कि वो चीज़ लिस्टेड था उस प्लान में या नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी। अब नियर मनी क्या होता है ये पहले समझो, तभी आगे बना पाओगे। नियर मनी क्या होता है ना, फाइनेंशियल एसेट होता है, फाइनेंशियल एसेट कह सकते हैं, जो कि एक्चुअली कहें तो करेंसी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, लेकिन हम इस चीज़ को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में, और या तो फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बदल सकते हैं। इसी को नियर मनी कहते हैं। पैसा नहीं होता है, लेकिन पैसा के जैसा पैसे में बदल सकते हैं और पैसे के जैसा काम कर सकते हैं, करेंसी जैसा, इंटरमीडिएट जैसा, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल, जिसे हम लोग शॉर्ट में टी बिल के भी नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जब हम लोग खरीदते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको तो यही कर सकते हैं, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। तो हम इसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में। तो ये बात तो सही है, एग्जाम्पल पूछ रहा है नियर मनी का, तो ये बात सही है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हम लोग पैसा में नहीं बदल सकते हैं, इससे हम लोग बोरोइंग करते हैं, हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग क्रेडिट कार्ड, ये तो भाई हम लोग डायरेक्टली समझो तो पैसा ही है। अब लोग नहीं बदलते तो ये पैसा, जाते हैं एटीएम से निकालते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कट करवा देते हैं, वो नहीं है। लेकिन इसमें क्या, तुम्हारा पैसा तो नहीं था ना, तुम तो बोरोइंग कर रहे हो ना भाई। तो ये बोरोइंग जो है कोई हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है, ओके। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा पढ़ो, सेविंग अकाउंट एंड स्मॉल टाइम डिपॉजिट। अब सेविंग अकाउंट है तुम्हारा पैसा यहाँ, तो तुम जब चाहोगे तुम बैंक से निकाल लोगे ना भाई पैसा, जब चाहोगे तुम निकाल सकते हो, जब चाहो तुम ट्रांजैक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बात तो सही है। रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग की हो शॉर्ट टर्म के लिए, लो रिस्क सिक्योरिटी है, जो इसका मतलब कि इजी एक्सेस होता है टू कैश, तुरंत ही बदल सकते हो कैश में। तो 4 होगा, तो 2 नहीं है सर, 2 नहीं है, तो बाकी बच गया 1 3 4, ऑटोमेटिकली डी, ठीक है। कभी कभी ना इस नियर मनी को, कभी कभी इस नियर मनी को हम लोग क्वासी मनी के भी नाम से जानते हैं, नियर मनी को क्वासी मनी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखो, सेविंग अकाउंट, मनी फंड्स आगे काम आ जाए कभी, तो इसीलिए, ठीक है। बैंक टाइम डिपॉजिट, जो कि भी ऑप्शन में देखें हम लोग, ठीक है।
उसके बाद टी बिल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है अभी देखे, फिर बॉन्ड, ठीक है, और फॉरेन करेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल मोनोपोली। अब मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली बोल रहा है। अब मोनोपोली का मतलब होता है कि भाई सिर्फ उसी का हक है वहाँ पर, उसी का राइट है और किसी को वहाँ पर है ही नहीं। तो इंडियन एयरलाइन क्या एक ही है क्या एयरलाइन? हमारे पास और भी एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइन तो एक ही नहीं, और भी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसका कोई मोनोपोली नहीं है, इसकी जगह पर अल्टरनेटिव्स और ट्रांसपोर्ट्स हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी नहीं। जो दिल्ली जल बोर्ड है ना, ये नेचुरल मोनोपोली है। क्यों है? क्योंकि ओनली प्रोवाइडर ये है वाटर सप्लाई का, कहाँ पर? दिल्ली में। जिसके वजह से क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट है इसका, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्डिंग में, मेंटेनिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाई करके रखा है। अब जब हाई करके रखा है तो मोनोपोली ही बनेगा, तो जिसके वजह से ये इनएफिशिएंट बन जाता है। बाकी से इट वुड बी इनएफिशिएंट फॉर मल्टीपल कंपनीज, है कि नहीं? तो ये होता है, ठीक है। इन सारे तीनों का अल्टरनेटिव्स है। अल्टरनेटिव है मतलब कि कंपीट कर सकते हैं अदर कंपनी इनके साथ कोई कंपीट करने वाला नहीं है, इसीलिए नेचुरल मोनोपोली के तौर पे इसे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, प्राइस को भी हाइड कर दो। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या समझोगे? भेदभाव, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है, ठीक है, किसी भी बेसिस पे, कास्ट, क्लास, रेस, यही सब होता है। तो प्राइस अब जोड़ दिए हैं। अब प्राइस अगर हम जोड़ दिए हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो मतलब तुम्हारे साथ पैसे साथ भेदभाव कर रहा है, मानते हो कि नहीं? तो इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ कम्युनिटी ओवर टाइम, तो ये अगर इंक्रीज होगा प्राइस ओवर कम्युनिटी, मतलब ओवर टाइम कम्युनिटी का, तो ये तो सबके लिए होगा, ऑल के लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अ सिचुएशन विद द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइजेस। कोई एक्स आया, उसको 10 रुपये में बेचा, कोई वाई आया, उससे 15 रुपये चार्ज कर लिया, कोई जेड आया, उससे 20 रुपये चार्ज कर लिया। ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहा है, किसी को 10 में दे रहा है, किसी को 15 में दे रहा है, किसी को 20 में दे रहा है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो यही तो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बी 33, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक गुड? पब्लिक गुड से अभी भी क्वेश्चन यहाँ देखे थे, इधर था ना, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। यहाँ पूछ रहा है कि तुम क्या समझते हो पब्लिक गुड का मतलब, ठीक है। पब्लिक गुड का मतलब क्या समझते हो? तो पब्लिक गुड मतलब वही बोले कि इसका जो बेनिफिट, मतलब कि पब्लिक गुड मतलब बेनिफिट इंटेंशन नहीं होता ना, तो भाई वैसे कम्युनिटी जिसका बेनिफिट जो है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर का नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का नहीं होगा, उसका बेनिफिट हर कोई को मिलेगा, हर कोई को, इंटायर कम्युनिटी। जैसे यहाँ था ना पब्लिक पार्क, तो इसका जो बेनिफिट है वो तो हर कोई को मिलेगा। हर कोई जाकर के पार्क में बैठ रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट में हवा ले रहा है, ले रहा है। नेशनल डिफेंस से तो सब कोई को सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी तो पर्टिकुलर हो जाता है, इसलिए यहाँ नॉट पूछा था, तो नॉट अ पब्लिक गुड। अब पब्लिक गुड का यहाँ डेफिनेशन ही पूछ दिया, क्या समझते हो? तो यह कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, नेचुरली भी तो हो सकता है। कॉमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमॉन्ग द इंटायर कम्युनिटी। बिल्कुल, अगर ऐसा कॉमोडिटी है जिसका बेनिफिट जो है इंडिविजुअली स्प्रेड अमॉन्ग द इंटायर कम्युनिटी, किसी एक तक नहीं है, उसका बेनिफिट हर तक है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं इसको कि अगर कोई गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम किसी को उससे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर रोड बनाया जा रहा है, ठीक है, सरकार के जरिए रोड बनाया जा रहा है, तो तुम किसको इस रोड पे चलने से मना कर दोगे? किसको रोक दोगे? नहीं रोक सकते हो ना। तो इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम बेनिफिटिंग, है कि नहीं? अगर एक भिखारी है, भिखारी तो टैक्स भी नहीं पे कर रहा है, ठीक है, तो वो भिखारी को भी तुम उस रोड से चलने के लिए मना कर दोगे क्या? नहीं ना करोगे भाई। तो इवन इफ़ दे डू नॉट पे फॉर इट, ठीक है, उसके बावजूद भी उसको तुम नहीं एक्सक्लूड कर सकते हो उससे, ठीक है। तो यही पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड का एग्जांपल देख लो, नेशनल डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइट जो अभी पीछे हम लोग देखे,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो भी पीछे हम लोग देखे, ठीक है, ये नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑप्शन पीछे था, ठीक है, तो ये सब था। बेनिफिट पुअर हाउस होल्ड, नहीं भाई सबके लिए होना चाहिए। एनी कम्युनिटी दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द जनरल पब्लिक, नहीं, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following statement with regard to the India's economy between 1814 to 1860 is not correct, ठीक है। 1814 to 1860 ध्यान में रखो और बताओ कि कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक के तौर पे। तो बिटवीन 1814 टू 50 4 कमोडिटीज़, देखो भाई ये पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड है, अगर फैक्ट याद है तो ही बनेगा ये क्वेश्चन, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। बिटवीन 1814 एंड 1850 4 कमोडिटीज़ dominated India's export: raw silk, opium, cotton and indigo. Hold on. 1814 1860 5 commodity, यहाँ 4 commodity बोला है, यहाँ 5 commodity बोला है, ठीक है। अब यहाँ रॉ बोला है, यहाँ रॉ बोला है, यहाँ सिल्क बोला है, यहाँ सिल्क बोला है, यहाँ ओपियम बोला है, यहाँ ओपियम बोला है, यहाँ कॉटन कॉटन, इंडिगो इंडिगो, सब कुछ सिमिलर है। क्या चीज़ गलत है, मतलब क्या चीज़ एक एक्स्ट्रा है ये। और यहाँ पूछा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी बिटवीन 18 से इतना नॉट करेक्ट है। ये जो झूठ है ना सर, ये जो झूठ है, ये झूठ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेजरली, कब देखने के लिए मिलता है, तो 19th सेंचुरी के आसपास, और 19 से चाहता है 20th सेंचुरी के पास, ठीक है। उस वक्त 19th सेंचुरी में इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस पाता है अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये 4th तक ठीक है, ये झूठ तो 19th सेंचुरी में है, लेकिन यहाँ पर ही क्यों है 19th सेंचुरी, वो भी लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। आप बोलेगा ये भी तो 19th सेंचुरी, 1860 क्या 19th, हम बोल रहे लेट 19th सेंचुरी, ठीक है, और अर्ली 20th सेंचुरी। तो उस वक्त झूठ का बोलवाला नहीं था, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है ये, बाकी ये करेक्ट है। इंडिगो एंड रॉ सिल्क रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक्स, बिल्कुल इंडिगो नील की खेती और सिल्क में, मतलब नील और सिल्क में प्रोसेस होता था भाई। इंडिगो एंड रॉ सिल्क पर फाइनेंस्ड बाई फॉरेन कैपिटल कर सकते हैं इंडिगो में, ठीक है। एक इशू भी तो हुआ था, है कि नहीं, तो बी। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द किरोसिन इज एन इन्फीरियर गुड, ठीक है। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं इसे, इन्फीरियर को माटी तेल, ठीक है। आप लोग की तरफ क्या बोला जाता होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है, माटी तेल इन्फीरियर गुड, बिल्कुल इन्फीरियर गुड है। तो व्हाट इज आर द इम्प्लीकेशन, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एज अ हाउस होल्ड गेट रिचर दे कंज्यूम द लेस केरोसिन, बिल्कुल जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे, तो कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी घर का परिवार, उसका इनकम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो केरोसिन का यूज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, हम रीच होते जा रहे हैं, तो अब हम दूसरे एनर्जी सोर्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर को देख लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, विंड एनर्जी को देख लें, अलग अलग देख सकते हैं, केरोसिन को क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात तो सही है, ठीक है, इम्प्लीकेशन में पहला बात सही है। ओवर द टाइम देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द केरोसिन का डिक्लाइन क्यों होगा, केरोसिन का जो है वो तो है ही, तो भाई ये नेसेसरली हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू हैगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेट और मेंटेन किया जा सकता है ना, फिर डिक्लाइन कैसे होगा, क्या इसलिए कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए डिक्लाइन हो जाएगा, तो ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडी ऑन द केरोसिन, मतलब कि क्या है कि केरोसिन इन्फीरियर गुड है, इसीलिए गवर्नमेंट को स्टॉप कर देना चाहिए सब्सिडी देना के लिए। भाई ये बहुत सारे, हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए तो चाहिए ना भाई, तुम रोक कैसे सकते हो, ठीक है। तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी उनको देना पड़ेगा, ताकि जो बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे हैं जो लोअर इनकम वाले हैं, अभी भी वो केरोसिन वाले एनर्जी पे डिपेंड है सर, उनके घर में दिया बाती उसी से जलता है, तो उनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ लेकर के आएँ, जैसे कि किसी के पास घर नहीं है तो इंदिरा आवास योजना लेकर के आएँ, तो क्या कुछ लाइट के लिए भी कुछ स्कीम लेकर के आएँ, अगर लाइट का स्कीम लेकर के आए हैं, एनर्जी सोर्सेज का स्कीम लेकर के आए हैं और वो सब तक पहुँच गया है, तो तब फिर आप चाहें तो सब्सिडी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं पहुँचा तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं हो सकता। तो क्या मतलब ओनली वन ऑप्शन सही है, इम्प्लीकेशन मेरे को एक ही दिख रहा है यहाँ पर। When two goods are completely interchangeable, मतलब कि ये x है
और ये वाई है। इन दोनों को तुम कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो ये इसका जगह जैसा ये काम कर रहा है, ये नहीं है तो इसके जैसा ऐसा काम कर रहा है, ऐसा है। इंटरचेंजेबली कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि बेस्ट जो है कहाँ तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ऐसा। हाँ तो भाई आंसर ही मिल गया डेफिनेशन बताते बताते। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे हो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, समझे। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब एक के जोड़ करके साथ। जैसे कि तुम्हारे पास पेन है, अब पेन लिए हो तो तुम हाथ में तो नहीं लिखोगे ना सर, उसके साथ कोई पेपर तो चाहिए, कोई कॉपी तो चाहिए, तभी तो लिखोगे। अब ब्रेड लिए हो तो ब्रेड ऐसे सूखा तो नहीं खाओगे ना सर, उसके साथ कोई जैम तो चाहिए ना सर, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। गिफन गुड वेबलन गुड, वेबलन गुड मतलब बढ़िया गुड, और गिफन गुड मतलब कि घटिया गुड्स, ठीक है, गुड मतलब है तो। अब बढ़िया मतलब कि वेबलन गुड से मतलब हम लोग याद रखें बढ़िया गुड मतलब कि कोई लग्जरी गुड हो गया, प्रेस्टीज गुड हो गया, जो मतलब उसका डिमांड बढ़ते जाता है, जैसे जैसे तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड भी बढ़ते जाता है। और गिवन गुड घटिया गुड, ठीक है, पैसा बढ़ेगा तुम इसका इस्तेमाल कम कर दोगे, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसा है कि पैसा बढ़ने के बावजूद भी तुम उसका कम नहीं कर सकते हो, जैसे कि कुछ खाने वाने वाला हो गया, ठीक है, स्टेपल फूड्स हो गया, ठीक है, राइस पोटैटोज इसमें, ठीक है। ये राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स अगर कमोडिटी का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो, ठीक है, तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं। राइज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑनलाइन ओनली, नहीं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ओनली, प्राइस फॉल हो गया है, राइज हो गया है, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी ओनली नहीं सर, इसको मिलाओ, ये बढ़ो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, कमोडिटी राइज इन द प्राइस, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है किसी भी कमोडिटी का, मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, या तो वैल्यू घट रहा है करेंसी का एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, और या तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, तो दोनों ही हो सकता है, तो दोनों ही, इन तीनों से ओनली करके इसको गड़बड़ कर दिया, डी को मारो। इन द रिसेंट प्लान, देखो क्वेश्चन 2015 का CDS का है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है रिसेंट प्लान, और अगर CDS 2015 का है, ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान के बारे में इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू फॉर द 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान का डेट क्या है, 12 से 17 है, क्वेश्चन पूछा कब है, 15, मतलब कि मैं 2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए बोल रहा है रिसेंट प्लान, तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ड्स एंड द फ्रेजेस वर यूज्ड इन द टाइटल प्लान अलॉन्ग द ग्रोथ दे आर, ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स और टाइटल इस्तेमाल किए गए थे उसमें ये पूछ रहा है। इंक्लूसिव, फास्टर, मोर इंक्लूसिव। अब 1 और 2 में 3 में तो एक ही होगा ना, तो या तो इंक्लूसिव होगा या तो मोर इंक्लूसिव होगा, तो जब ज़्यादा ही एलिबरेट कर दिया मोर इंक्लूसिव तो इसको रखो ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मोर सस्टेनेबल इसको भी रखो, सस्टेनेबल को क्यों रखोगे, मोर सस्टेनेबल को रखो, है कि नहीं, लेकिन पहले ऑप्शन देख लो कि कैसे कैसे किसको हटा रहे हैं, ठीक है। 1 को हम हटा दिए हैं, ठीक है, 1 को हटा दिए हैं तो 1 ऑटोमेटिकली सी बच रहा है, 2 3 4 2 3 4। सस्टेनेबल है तो मोर सस्टेनेबल इस्तेमाल कर लिया ना, तो इसको हटा दो ना, ठीक है, ऐसे। ओके आगे बढ़ते हैं। एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप, एक्सेप्शनल कर्व डिमांड इज दैट, क्या कह रहा है, इज वन दैट स्लोप, उसका स्लोप कैसा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेप्शनल कर्व का। अब एक्सेप्शनल कर्व डिमांड कर्व होता क्या है या कैसा सिचुएशन होता है, पहले ये समझो। ये जो दिखाता है ना, ये दिखाता है रिलेशनशिप को, किसके रिलेशनशिप के, तो बिटवीन प्राइस ऑफ गुड और साथ में सर्विस भी जोड़ लो, और साथ में वर्सेस क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ये जो है ना, इन दोनों के रिलेशनशिप को ये दिखाता है, तो अपवर्ड टू द राइट में दिखाता है। अब इसके लिए भाई पूरा जा कर के पढ़ना पड़ेगा, आज हम इसको पूरे तरीके से नहीं लेकर के आए क्योंकि अभी एक और वीडियो आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कंप्लीट करना है इसके बेसिस पे, ठीक है। इसका मतलब इतना ही जानो बस कि भाई जैसे प्राइस इंक्रीज़ करेगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, बस इतना जानो, और इसके बेसिस पे अपवर्ड टू द राइट दिखेगा, मतलब ऐसा बनाओ ग्राफ और ये राइट में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टैलेंट ऑफ सोशलिज्म, सॉरी टैलेंट पढ़ दिया, टेनेंट मतलब कि फीचर्स हो सकता है, ठीक है।
तो सोशलिज्म का क्या सेंट्रल फीचर्स नहीं है। हिस्टोरिकल मेटरिज्म, अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, कार्ल मार्क्स इसी का बारे में बात भी करते हैं। डायलेक्टिकल मेटरिज्म कार्ल मार्क्स। एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स। इंडिविजुअल फ्रीडम जैसा कुछ नहीं है सोशलिज्म में। ये सारे कुछ पढ़ोगे, सोसाइटी पढ़ोगे, सोशोलॉजी तो सब पढ़ोगे। हिस्टोरिकल मेटरिज्म कहने का मतलब है कि भाई ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स के जरिए डेवलप किया गया, सबको जानता है, और ये एक बेसिस बताता है कि समझने का, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का और सोशल डेवलपमेंट का, कैसे हिस्टोरिकल में कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए और वो सोसाइटी कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव से फ्यूडल आया, फ्यूडल से एक सोसाइटी आता है, कम्युनिज्म तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, सोशलिज्म आएगा। इस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ता है। तो जहाँ पर ही पहले कोई अथॉरिटी नहीं होता था, कोई ओनरशिप नहीं होता था, फिर ओनरशिप आता है धीरे धीरे, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। और कंट्रोल जो है मीन्स और प्रोडक्शन पे वो बढ़ते जाता है, ठीक है। डायलेक्टिकल मेटरिज्म ये भी हिस्टोरिकल ये को ही बताता है, एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क मार्क्स ही दिए हैं। ये जो है ना बताता है कि कैसे चेंज हुआ है सोसाइटी में, ठीक है। चेंज हुआ, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आया, फिर चेंज हुआ, फिर उसका कॉन्ट्राडिक्शन आया, और इस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ते गया। एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल हैव एंड हैव नॉट के बीच का बात है, ठीक है। हैव एंड हैव नॉट मतलब कि हैव जो वो जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास रिसोर्सेज है, और हैव नॉट वो जिसके पास ओनरशिप नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके बीच में क्लास स्ट्रगल हमेशा चलता है। एलिनेशन का मतलब होता है कि भाई तुम प्रोसेस से एलिनेट हो जाओगे। एलिनेट का मतलब कि तुम अपने आप को वहाँ जुड़ा हुआ महसूस नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है। अपने एलिनेट मतलब कि तुम मतलब कि कटा हुआ महसूस पाओगे हर जगह। तो तुम प्रोसेस से होगे, प्रोडक्ट से होगे, इस तरीके से अपने पीयर ग्रुप से होगे, और लास्ट में जाकर के खुद से ही हो जाओगे। तो एलिनेटेड फ्रॉम सेल्फ, आई से भी हो जाओगे। तो ये कार्ल मार्क्स का ही ये सारा, सोशियोलॉजी में बड़ा अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो वहाँ से ओके। तो इसका डी, इंडिविजुअल फ्रीडम के जैसा कुछ भी बात नहीं किया गया सोशलिज्म में, ठीक है। इंक्लूजन स्ट्रैटेजी डज नॉट फोकस ऑन, इंक्लूजन स्ट्रैटेजी डज नॉट फोकस ऑन। अब इंक्लूजन है, इंक्लूजन स्ट्रैटेजी किस पे फोकस नहीं करेगा ये बताओ। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, भाई इंक्लूजन का फोकस तो होना चाहिए इस पर कि हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, पॉवर्टी को ख़त्म करें। डाइवर्सिफाई लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, बिल्कुल अच्छा बेटर कर सके हम पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन का लाइवलीहुड बेटर कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके, तो ये बात भी होगा। इंक्लूड क्या नहीं करेगा, तो गेटिंग पुअर कंट्रीज क्लोजर, हम गरीब कंट्री को अपने पास क्यों लेकर के आएंगे भाई, डेवलप कंट्री को साथ में ला सकते हैं ताकि उससे कुछ बेनिफिट हो जाए और हम भी डेवलप कर जाए। हम गरीब हैं और उल्टा गरीब को लाएंगे तो और ज़्यादा हम गड्ढे में जाएंगे, ये एम नहीं हो सकता है सर, ठीक है। 142 द वे टोटल आउटपुट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन ऑल द इनपुट इन द सेम प्रोपोर्शन इज नॉन एज द लॉ ऑफ, मतलब आउटपुट एक्स का एक्स है, और इस एक्स तक आने के लिए तुम जो जो लगाए, चाहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आए, लेबर आ गए है, ठीक है, लेबर, लैंड, जो कुछ भी लगाए हो, जितना कुछ भी लगाए हो सब कुछ, और आउटपुट यहाँ है। और अगर तुम एक्स वाई अमाउंट में, अब वाई अमाउंट में तुम चेंज यहाँ कर रहे हो, तो सेम अमाउंट में चेंज यहाँ भी हो रहा है, तो भाई क्या मिल रहा है, तो कुछ भी तुमको बढ़ा घटा निकला है क्या, नहीं। तो रिटर्न ऑफ स्केल, मतलब जितना हम इन्वेस्ट किए उतना हमको मिल गया, यही है रिटर्न ऑफ स्केल इसको कहते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द फॉलोइंग, अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, ये बात सही है, ठीक है। देखो कैसे करेक्ट है, पॉजिटिव है मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब होता है जब एक एडिशनल यूनिट हम कोई भी चीज़ बेचे, सोल्ड करें या ऐड करें, जब सोल्ड करेंगे तो वो एक अच्छा मतलब एक रेवेन्यू और ज़्यादा वो ऐड करता है मेरे को। एक एडिशनल यूनिट हम बेच रहे हैं तो वो और ज़्यादा रेवेन्यू ऐड कर रहा है टोटल में, ठीक है। एक रेवेन्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब एक हम बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू में और ज़्यादा वो ऐड कर रहा है, जिसका मतलब ये डायरेक्टली ट्रांसलेट है। डायरेक्टली हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई इंक्रीज़ हो रहा है टोटल रेवेन्यू में एज अ आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हम एक सोल्ड कर रहे हैं और टोटल आउटपुट बढ़ रहा है। ये देखो मार्जिनल पॉजिटिव इज टोटल व्हेन द रेवेन्यू इंक्रीज विद द आउटपुट इन द टोटल, तो ये बात सही है। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। ओके, नाउ कंटिन्यू। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। अब ऐसा इसलिए कह रहा है, देखो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कहने का मतलब है, यहाँ देखो कि भाई जब तुम एडिशनल यूनिट अभी पहले में एडिशनल यूनिट एक जोड़ रहे थे तो उसमें रेवेन्यू में
आउटपुट में चेंज दिख रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। यहाँ कह रहा है जीरो है, अभी मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। अब जब हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचेंगे ना तो वो टोटल रेवेन्यू में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो ये दिखा रहा है कि भाई फर्दर तुम आउटपुट में कुछ भी कर लो, फर्दर कुछ भी कर लो तो वो किसी भी तरीके का इंक्रीज़ टोटल रेवेन्यू में नहीं दिखने वाला। आउटपुट में तुम कुछ भी कर लो, रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। तो मतलब क्या है सर कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, अब जो है नेगेटिव है तीसरा केस। एक तो पॉजिटिव देख लिया, एक जीरो देख लिया, एक नेगेटिव देख लिया, तो बिकम टोटल रेवेन्यू फॉल विद द इंक्रीज इन आउटपुट्स। यहाँ देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल जो टोटल रेवेन्यू था उसको रिड्यूस कर दे रहा है। और ये हो रहा है जब प्राइस को डिक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। प्राइस डिक्रीज, नीड टू सेल मोर यूनिट, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज़ करो, ज़्यादा यूनिट बेचो और इसके वजह से रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ बना हुआ है, कैसे कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। तो मतलब क्या है सर कि यहाँ पर ही जब तीनों केसेस में देख लिए, एक बारी पॉजिटिव में देख लिए, एक बारी नेगेटिव में देख लिए, एक बारी जीरो में भी देख लिए, तो जीरो का भी बात सबका सही बोला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, अब इनमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, सही है। ओके, ध्यान से, इफ़ इंक्रीज इन अ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब डिमांड सप्लाई इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल है, सेम है, द प्राइस विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। डिमांड सप्लाई चेंज इक्वल है तो प्राइस क्या हो रहा है, बोल रहा है रिमेन सेम है, बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, कह रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, वो स्टेटमेंट समझो कि भाई क्या कर रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ा दे रहा है, कह रहा है इंक्रीज़ कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में। अब जब इंक्रीज़ कर रहे हैं डिमांड सप्लाई मतलब कि क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, और प्राइस क्या कर रहा है, सेम रख रहा है, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, चलो पहले ये मान लेते हैं कि ये मेरा डिमांड है नॉर्मल, जो पहले से डिमांड चल रहा था, ठीक है, और ये मेरा सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ से हम मानते हैं कि ये क्वांटिटी मेरा पहले था, ठीक है, ये अभी है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इन इंक्रीज डिमांड सप्लाई, इफ़ इंक्रीज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मतलब ये डिमांड था, डिमांड को हम ऐसे इंक्रीज़ कर दिए, यहाँ कर दिए, ठीक है, और ये नॉर्मल सप्लाई था, अब नॉर्मल सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो भाई इधर लाना पड़ेगा हमको, ठीक है, इधर लाना पड़ेगा। तो ये S2 कह दो या S1 कह दो, S1 कह दो, ये D1 कह दो। तो जब हम इंक्रीज़ किए डिमांड एंड सप्लाई को, जो इक्वल मैग्नीट्यूड का था दोनों ही, तो प्राइस और प्राइस को हम क्या रखें, सेम रखें। ये क्वांटिटी था, इधर मानो ये प्राइस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। तो अब क्या बोल रहा है, बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो क्वांटिटी तो इंक्रीज ही हो रहा है ना सर। ये क्वांटिटी देखो बढ़ करके यहाँ आया कि नहीं आया, है कि नहीं, ये आया ना सर, यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है। बात मानते हो कि नहीं मानते, तो ये बात तो पहला स्टेटमेंट जो है सर वो सही बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड इच ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, फिर से बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है, और इधर प्राइस, ठीक है, ये प्राइस, ये डिमांड, ये सप्लाई। अब देखो, अब कह रहा है इंक्रीज इन अ डिमांड इज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड दैन इंक्रीज इन अ सप्लाई, जितना सप्लाई बढ़ रहा है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है ग्रांड, मतलब अगर सप्लाई इतना सा बढ़ रहा है तो डिमांड इतना बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, अब कह रहा है इसमें क्या होगा कि दोनों ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही इंक्रीज करेगा। तो प्राइस को देखो, तो यहाँ प्राइस यहाँ पहुँच गया P1, और ये देखो इधर क्वांटिटी था, ये क्वांटिटी, तो क्या दोनों ही एक प्राइस भी इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज हुआ, तो ये बात भी सही है सर, ठीक है। तीसरा, इफ़ इंक्रीज इन अ सप्लाई इज़ ग्रेटर, अगर सप्लाई अब बढ़ा है, मतलब तीसरा केस, ये बनाओ ग्राफ, ठीक है, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है, ये मेरा डिमांड का और ये मेरा सप्लाई का। अब क्या कह रहा है
कि इफ़ द इंक्रीज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, अब सप्लाई जो चेन है मतलब सप्लाई जो है उसको हम ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा दिए, इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ज़्यादा मतलब डिमांड से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब कि अभी जो यहाँ हम उल्टा किए हैं, डिमांड को ज़्यादा बढ़ाएं और सप्लाई कम रखें, तो यहाँ सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो हम कह रहे हैं डिमांड को हम थोड़ा कम ही बढ़ाएं, ठीक है, ये D1 थोड़ा कम बढ़ाएं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो यही ना क्वांटिटी का ग्राम है, यहाँ ये क्वांटिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन प्राइस फॉल हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले ये प्राइस यहाँ था ना, अभी प्राइस यहाँ आ गया है, देखो यहाँ आ गया, तो प्राइस फॉल हो जाएगा। तो ये बात मानते हो, और क्वांटिटी जो यहाँ था पहले भी यहाँ आ गया है कि नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A market in which where are large number of seller particular product but each seller sells somewhat differentiated but close product is termed as, ठीक है, differentiated बोल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, बहुत सारे खरीदार हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे खरीदार हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा somehow डिफ्रेंशिएटेड, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, बट द क्लोज प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे उसमें, परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे, मोनोपोली कंपटीशन बोलेंगे, ओलिगोपोली बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो कह रहा है ना, इसको हम मोनोपोलिस्टिक कह देंगे। क्यों कह देंगे मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में सेलर्स बहुत सारे होते हैं, मेनी सेलर्स होते हैं, तो वो ऑफ़र क्या करेंगे, हमको एक ही जैसा करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो डिफरेंट है ना सर, अब प्रोडक्ट डिफरेंट है तो एक तरीके का जो ऑफ़र होगा वो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे, है ना। मतलब कि कह सकते हैं कि जो प्राइस है और क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक सेलर कर सकता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड है, उसके अलावा कहीं मिलेगा नहीं, वो चीज़ उसके पास ही मिलेगा, है कि नहीं, ये बात समझते हो। तो बिल्कुल, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। अब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन कहने का मतलब ऐसा है कि जहाँ पर ही कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सब जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उसके पास सब तरीके का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो बायर है वो लार्ज संख्या में है, और सेलर जो है वो एक ही तरीके का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि होमोजीनस प्रोडक्ट है, होमोजीनस प्रोडक्ट है, एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा है तो सबके पास अब बायर भी बहुत ज़्यादा है, अब एक ही जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहा है, ये आम बेच रहा है तो ये भी आम बेच रहा है, ये भी आम बेच रहा है, तो डिफरेंट यहाँ परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, वो बोलेगा हम इतने में देंगे, हम इतने देंगे, हम इतने देंगे, हम इतने में देंगे, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सब्जी मार्केट घुस जाओ ना यार, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब कि एक ही सेलर है और एक ही तरीके का प्रोडक्ट और सर्विस को सप्लाई कर रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कहीं सिग्निफिकेंट सब्स्टिट्यूट सामने में नहीं दिख रहा होता है, तो उसका मोनोपोली बन जाता है, वो कहता है हम ही हैं बाहुबली, ठीक है। तो ये होता है मोनोपोली। ओलिगोपोली का मतलब कि ओलिगो मतलब फ्यू होता है ना, ठीक है, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स या कुछ ही लोग डोमिनेट कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, इसी को, और वो उसके पास पावर है कि वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, मार्केट के एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, प्राइस एंड आउटपुट का, ठीक है। और इसके वजह से ना प्राइस वॉर भी हो सकता है, कॉल्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन प्राइस कंपटीशन भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी वेदर ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड। अब आउटसाइड है तो फिर तो हमको NP देखने के लिए मिलेगा भाई, है ना, क्योंकि डोमेस्टिक बोलता तो सिर्फ ये हो जाता, तो हमको नेशनल, ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम, क्योंकि आउटसाइडर और यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। यही तो हम लोग कल वाले में सब कुछ इसका डिफरेंस देखे थे ना सर, हम लोग GST नेट सब कुछ हम लोग कल के वीडियो में ये सब देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, 147 नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, तो नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब है कि जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, का टोटल वैल्यू जो होगा उसको हम लोग नापते हैं नेशनल प्रोडक्ट को, तो उस वक्त क्या होता है कि जो प्राइस
पेड किया जाता है, एक तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टाइम, ठीक है, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, वहाँ हो गया, उसमें से माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो टैक्सेस वो देगा उसमें, और साथ में इसमें ऐड कर दो सब्सिडी। क्या ऐड करो? सब्सिडी ऐड करो, ठीक है, कहाँ पर ही? तो एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में आकर के गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी लगाती है ना, तो ये सब चीज़, तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये नेशनल प्रोडक्ट है। तो ये दिखेगा तुमको नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, समझे? ये होता है सर। अंडर द फोर्स फुल थ्रस्ट of a British rule, rapid transformation of Indian economy took place in this context. Which of the following statement is are correct? ठीक है, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें से बताओ क्या हुआ था ब्रिटिश सरकार के अंदर जब हुआ था। तो इंडियन इकोनॉमी वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉलोनियल इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी हुज स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाय द ब्रिटिश फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि भाई जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया इकोनॉमी में, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया इसको कॉलोनियल इकोनॉमी में। जिस तरीके से कॉलोनियल इकोनॉमी को जिस तरीके से सर्व कर सके इंडिया, उस तरीके से उन्होंने मोल्ड करने की कोशिश किया, मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट में जो कुछ भी हो उस तरीके से किया, ठीक है। तो इसमें जो भी रिसोर्सेज थे, मार्केट्स थे, उन सबको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया ताकि जो है एक्सप्लॉइट कर सके रिसोर्सेज का, मार्केट्स का, इंडियन रिसोर्सेज का, इंडियन मार्केट्स का, और वो सब कुछ बेनिफिट किसको हो? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को हो। तो जो स्ट्रक्चर था इंडियन इकोनॉमी का, वो पूरी तरीके से किसके अलाइनमेंट में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ये बात सही है सर, ठीक है। अब द इन्फ्लक्स ऑफ द चीप इंडियन प्रोडक्ट इनटू द इंग्लैंड गेव अ ग्रेट ब्लो टू द इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो ग्रेट ये बोल करके ना बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, ठीक है, मानते हैं कि कुछ तो किया, कुछ हद तक इम्पैक्ट किया इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन जो बोल रहा है ना ग्रेट ब्लो, ठीक है, ये थोड़ा सा सूट नहीं बैठेगा इनसे, क्योंकि भाई यूपीएससी इसको नहीं माना है, ठीक है। अभी नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट तो कहीं भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना सर, ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रेट बोल करके अब यूपीएससी इसको कह दिया कि नहीं कर दिया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के प्रोडक्ट से ये करने के लिए अपने में कुछ मेजर्स अपनाए, प्रोटेक्ट किया अपने खुद के इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि टैरिफ इम्पोज करके, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन गुड्स, ठीक है, ताकि अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके, अपना डोमिनेंस बनाए रख सके। तो ये सब काम किया, ठीक है, लेकिन ग्रेटली बोल रहा है तो वो ये इसको हटा ही दो सर। 2 नो 1 है तो 1 और 3 अब बच गया है। तो तीसरा देखो, 19th सेंचुरी सॉ द कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन विलेज इकोनॉमी एंड द फ्रेश इकोनॉमी अलाइनमेंट विद द कॉमर्शियल। ये बात सही है, 19th सेंचुरी में हम लोग सब देखते हैं बहुत सारा चेंजेस होता है, जिसमें से इन ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स होता है। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ में अगर देखो, तो जब ब्रिटिश पॉलिसीज़ कुछ इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अपने को देखने मिलता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है कि नहीं, कॉमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, तो ये सब क्या कर रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था, उसको डिस्टर्ब किया। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस तरीके से शिफ्ट हो गई है कि कॉमर्स की तरीके से कॉमर्शियल और मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, जो कि बेनिफिट किसको कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये बात भी 3 मतलब कि सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? ए में, ठीक है। अब नॉर्मली आमतौर पे देयर विल बी नॉट अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कह रहा है कि आमतौर पे ना शिफ्ट नहीं होगा डिमांड कर्व पे। कब? ठीक है, डिमांड कर्व पे मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये डिमांड और ये सप्लाई। अब कह रहा है इस पे ना शिफ्ट नहीं होगा, ये मतलब कि आगे नहीं बढ़ेगा नॉर्मली। कब? तो प्राइस कमोडिटी फॉल्स, कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट द गिवन प्राइस, एवरेज इनकम राइजेस, पॉपुलेशन ग्रो। अब देखो एक एक समझो, अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो पीपल ज़्यादा ग्रो करेंगे। देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो लार्ज पॉपुलेशन मतलब कि ज़्यादा पोटेंशियल है कि कंज्यूमर आएंगे। अब ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे तो इंक्रीज़ होगा डिमांड किसी भी गुड्स का, सर्विस का, तो इसकी वजह से तो शिफ्ट होगा भाई। तो डिमांड कर्व यहाँ तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पूछा नॉट नेसेसरली, डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो तीसरा, एवरेज इनकम राइजेस। अब एवरेज इनकम राइज हो रहा है तो एवरेज इनकम राइज होता है किसी भी नॉर्मल गुड के लिए, गुड्स जो कि पीपल डिमांड कर रहा है क्योंकि उसका इकोनॉमी राइज कर रहा है, तो उसका और ज़्यादा नॉर्मल गुड्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है उसके एवरेज इनकम में, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि भाई उसको और ज़्यादा चाहिए चीज़, क्योंकि मेरा पैसा बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे, ठीक है।
उसके बाद कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट अ गिवन प्राइस। अब कंज्यूमर जब ज़्यादा खरीदना चाहेगा, कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट अ गिवन प्राइस, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई शिफ्ट होगा डिमांड में, ज़्यादा खरीदने की चाहत है तो कंज्यूमर ज़्यादा बाई करेगा तो भाई डिमांड कर्व ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। अब जब तीनों में बढ़ रहा है तो क्या नहीं बचेगा भाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, तो कमोडिटी का प्राइस जब गिरेगा तब ऐसा नेसेसरली नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर एक इनडायरेक्टली देखो तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन नेसेसरली नहीं कह सकता। इट्स ओनली लीड्स टू द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, नॉट अ शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ही बढ़ेगा, ठीक है, जितना खरीदेगा डिमांड के ऊपर में ही चलेगा, यहाँ पर ही ऊपर से नीचे आ रहा है, शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 150 अ मार्केट इन विच देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होमोजीनस प्रोडक्ट, अभी ही बात की है पीछे, होमोजीनस प्रोडक्ट इनफाइनाइट इलास्टिसिटी मतलब कि रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस फर्म इज टर्म्ड एज द परफेक्ट कंपटीशन। भाई उसी को तो कह रहे हैं, अभी हम लोग पीछे ही कहीं बात किए, यहाँ पर ही परफेक्ट कंपटीशन का है कि नहीं, सेम चीज़ था कि नहीं था, और ये सब चीज़ अभी हम लोग वहाँ डेफिनेशन दे भी दिए, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक का भी अभी हम देख चुके हैं। अब मोनोपोलिस्टिक का मानना कहते हैं कि वही इकलौता मतलब इसी एक तरीके का चीज़ बढ़ रहा है, मतलब कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर हो जो क्या करे, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट कर रहा है, और एक तरीके का हर जो फर्म होगा वो अगर डिफ्रेंशिएटेड कर रहा है मतलब अलग है तो उस पर मोनोपोली होगा कि नहीं होगा, बात मानते हो कि नहीं मानते हो। तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि कौन सा होगा टिपिकली एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो रिटेल वेजिटेबल मार्केट, यहाँ तो भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, सब कुछ ओपन है, बहुत सारा है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉर सोप बच रहा है, इंडियन रेलवे बच रहा है। अब देखो मार्केट फॉर सोप और इंडियन रेलवे को देखो तो ये एग्जांपल क्या है, एक गवर्नमेंट मोनोपोली का है, जहाँ पर ही एक सिंगल एंटिटी है, रेल ट्रांसपोर्ट वही करते हैं, तो गवर्नमेंट एंटिटी को क्यों यहाँ घुसेड़ रहे हो, ठीक है। लेबर मार्केट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो लेबर मार्केट ये ना फिट नहीं बैठ रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्यों, क्योंकि ये जो है लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का बात कर रहा है, ना करके एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये ऑक्यूपेशन का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बच गया ये मार्केट फॉर शॉप, ठीक है। तो मार्केट फॉर शॉप यही बच गया, तो यही मारो, क्योंकि ये जो है ज़्यादा एग्जाम्पल सूट बैठ रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, क्योंकि ना बहुत सारे फर्म्स होंगे, शॉप प्रोडक्ट कर रहे होंगे, लेकिन सारे शॉप एक जैसे तो नहीं होंगे ना, कुछ तो डिफ्रेंशिएटेड होगा ना, और जिसका डिफ्रेंशिएटेड होगा उसका वैल्यू उन लोग अपने अकॉर्डिंगली होल्ड कर सकता है, मोल्ड कर सकता है। तो भाई ये मार्केट फॉर शॉप जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। एक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, फिर भी 1 घंटा लग गया, क्योंकि आज लग रहा है हम ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग गए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।